16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब दुनिया को तबाह कर देने वाले हथियार एटॉमिक बम का पहली दफ़ा टेस्ट किया जा रहा था। इस एटॉमिक बम को बनाने वाले साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे और इनको ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि इनका बनाया हुआ ये हथियार दुनिया को तबाह कर सकता है। जब उन्होंने ये तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये अल्फाज कहे। इसी एटॉमिक बम ने ओपनहाइमर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जिस शख्स की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 जीता था, उसी शख्स को अमेरिका ने पूरी दुनिया में रुस्वा क्यों कर दिया। ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। ओपनहाइमर ज़्यादा किसी से मिलते नहीं थे, उनकी सारी अटेंशन अपनी इस रिसर्च पर रहती थी। ओपनहाइमर का एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक केमिस्ट थे। जब यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ तो उसने कुछ जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। आइंस्टाइन ने जब ये देखा तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को खत लिखा कि हमें भी कोई ऐसा वेपन बनाना चाहिए, नहीं तो हिटलर हम पर हावी हो सकता है। ये खत पढ़ के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरी एक्शन लिया और मिलिट्री को कहा कि एटॉमिक बम पर जल्द से जल्द रिसर्च शुरू की जाए। इस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया, क्योंकि आइंस्टाइन ने यूएस प्रेसिडेंट को खत लिखा था। होना तो ये चाहिए था कि आइंस्टाइन को ही ये प्रोजेक्ट सौंपा जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ, क्योंकि आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी था और यूएस मिलिट्री को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट ओपनहाइमर के हवाले कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में पूरा शहर बनाया गया, जिसे लॉस एलोमोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर बेतहाशा पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1945 में इस प्रोजेक्ट पर $2 बिलियन लगाया गया। अमेरिका की हिस्ट्री में यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था। लॉस एलोमोस सिटी में इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। सब लोगों को कहा गया था कि प्रोजेक्ट के हवाले से किसी शख्स को ना बताया जाए। इन लोगों में साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टेक्नीशियंस और लोअर स्टाफ शामिल था। ये 1,30,000 लोग एक दूसरे को अपने रियल नेम से नहीं जानते थे। सबको फेक नेम दिए गए और रूल बनाया गया कि अगर किसी का रियल नेम लीक हो गया तो उसे सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी भी लगाई गई थी। ना तो कोई इंटर पास के बगैर अंदर दाखिल हो सकता था, ना कोई एग्जिट पास के बगैर बाहर जा सकता था। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड छोटी सी इंफॉर्मेशन भी लीक ना हो। ओपनहाइमर इस प्रोजेक्ट से पहले ही न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट यूरेनियम है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इन्हें प्लस कर लें तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 बनता है। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता लगा यूरेनियम 238 को एक ख़ास प्रोसेस से गुजारा जाए तो यूरेनियम 235 निकलता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर इस यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम 235 स्प्लिट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन निकलते हैं जो अगले यूरेनियम 235 से रिएक्ट करते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन पैदा होता है। ये चेन रिएक्शन चंद माइक्रो सेकंड्स के अंदर पूरा हो जाता है, जो कि हमें एक ज़ोरदार धमाके या एनर्जी रिलीज़ की शक्ल में दिखाई देता है। 1 किलो एटॉमिक बॉम्ब की तबाही 3,500 किलो TNT बॉम्ब के तबाही के बराबर होती है। यानी अमेरिका ने जितनी तबाही लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराकर की, इतनी तबाही अगर TNT बॉम्ब के जरिए की जाती तो अमेरिका को जापान पर 1.5 करोड़ किलो वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज़्यादा वजन है कि शायद आज के दौर में भी कोई जहाज़ इतना वजन ना उठा पाए। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम के इस्तेमाल का एक नुकसान ये था कि क्योंकि ये एलिमेंट नेचुरल है तो जाहिर है इसे एक लिमिटेड अमाउंट में ही माइन किया जा सकता है।
तो साइंटिस्ट ने एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम 235 से ज़्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वार 2 चल रही थी और दूसरी तरफ इन्हें यह भी खतरा था कि कहीं जर्मनी इनसे पहले ये एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था। अब बारी थी इसे टेस्ट करने की। जब इस एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया गया तो इसकी ताकत देखकर ओपनहाइमर खुद परेशान रह गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो इंसानों के हाथ लग चुका था। एक एटॉमिक बॉम्ब के इंसानियत पर क्या असरात हो सकते हैं, ये जाने बगैर अमेरिका ने अगले ही महीने इस एटॉमिक बॉम्ब को नागासाकी और हिरोशिमा पर इस्तेमाल कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि ओपनहाइमर के इस कारनामे के बाद अमेरिका उन्हें नोबेल प्राइज देता, लेकिन ऐसा ना हुआ। ओपनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस किया क्योंकि उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों लोगों की जानें जा चुकी थी। अगर वो चाहते तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने का तरीका किसी और मुल्क को भी बता सकते थे। इसी वजह से अमेरिका ने उन पर नज़र रखना शुरू कर दी। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिया। टेक्नोलॉजी लीक तो हुई थी, लेकिन हुई कहाँ से? अमेरिका को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। सबका शक ओपनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी बीवी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी और कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें अमेरिका के ऑफिशियल्स की तरफ से ओपनहाइमर पर सोवियत यूनियन का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे कि उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ आया। ओपनहाइमर से उनकी सारी अथॉरिटी ले ली गई और उन्हें गवर्नमेंट से अलग कर दिया गया। तकरीबन 6 से 7 साल बाद जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपनहाइमर को फ्री एंड फेयर ट्रायल की पेशकश की, लेकिन इस दफ़ा ओपनहाइमर ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि ओपनहाइमर बेकसूर हैं, इसलिए उन्होंने ओपनहाइमर को सबसे बड़ा साइंटिस्ट होने का अवार्ड भी दिया। लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ओपनहाइमर को कैंसर की बीमारी थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया से जा चुके थे।